आज हम जेन अशर की किताब द मैडनेस ऑफ वुमेन मिथ एंड एक्सपीरियंस पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से बहसों और कह सकते हैं कई तरह के पूर्वाग्रहों से घिरा रहा है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। आखिर ऐसा क्यों है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को पागल कहे जाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है? पॉला कैपलान का ये जो कोट है ना, ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें औरतों को मानसिक रूप से बीमार कहना चाहिए या फिर समाज का घायल? ये सवाल असल में पूरे नजरिए को ही पलट देता है और यही सवाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेगा। ठीक है, तो आइए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है पागलपन का सवाल। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न दिखाते हैं। मूड और न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में औरतें मर्दों से कहीं आगे हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, उन्हें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मिलने, हॉस्पिटल में भर्ती होने या फिर साइकोट्रोपिक दवाएं दिए जाने की संभावना भी ज्यादा होती है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो पैटर्न है ये बना कैसे। हिस्टीरिया से डिप्रेशन तक का सफर। आइए जरा इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में औरतों के किसी भी तरह की तकलीफ के लिए एक कॉमन डायग्नोसिस था, हिस्टेरिया। फिर 19वीं सदी के आखिर तक एक नया शब्द आया, न्यूरस्थीनिया, जिसे एक ज्यादा सभ्य नर्वस डिसऑर्डर माना जाता था। और आज 20वीं और 21वीं सदी में डिप्रेशन ने हिस्टेरिया की जगह ले ली है। एक तरह से उसका मॉडर्न वर्जन बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि लेबल बदलते रहे, पर औरतों के अनुभवों को एक बीमारी बताने का चलन वो बना रहा। और ये स्लाइड तो सच में आंखें खोलने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे शब्द बदल गए हैं, लेकिन उनके पीछे की सोच शायद वही है। देखिए, लेफ्ट साइड पर है 19वीं सदी की हिस्टेरिक महिला को बताने वाले शब्द, मुश्किल, आत्ममुग्ध, जोड़ तोड़ करने वाली। और अब राइट साइड पर देखिए, मॉडर्न बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण, अस्थिर, आवेगी, पहचान में गड़बड़ी। क्या कोई समानता नजर आ रही है? ये सोचना वाकई मुश्किल है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। और इसी से हम अपने अगले बहुत जरूरी पॉइंट पर आते हैं, डायग्नोज करने की शक्ति। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, डिस्कोर्स। अब ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये भाषा और ज्ञान का वो पूरा सिस्टम है, जैसे कि साइकियाट्री, जो हमारी सच्चाई को आकार देता है। यही सिस्टम तय करता है कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। ये हमारी पहचान बनाता है और इस प्रोसेस में ये एक तरह की पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे डिप्रेशन की कैटेगरी बनाकर साइकियाट्रिस्ट सिर्फ एक हालत के बारे में नहीं बताती, बल्कि दुख को समझने और महसूस करने का एक तरीका भी बना देती है। तो किसी की तकलीफ एक मेडिकल बीमारी बन कैसे जाती है? ये प्रोसेस अक्सर इन 4 स्टेप्स में होता है। पहले, इंसान दुख या निराशा महसूस करता है। फिर एक्सपर्ट्स एक लेबल बनाते हैं, जैसे DSM में एक डिसऑर्डर। बहुत जल्द वो लेबल एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह मान लिया जाता है। और आखिर में फार्मा कंपनियां उस नई बीमारी के लिए इलाज बेचने लगती हैं, और इस तरह एक इंसान की पीड़ा का मेडिकलाइजेशन हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल गलत नजरिए से देख रहे हों? पागलपन को एक बीमारी के तौर पर देखने के बाद चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर ये तकलीफ एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया हो? जेन आशर का ये निजी अनुभव बहुत कुछ कहता है। वो लिखती हैं, मेरी माँ का पागलपन तब हुआ जब वो बेहद तंगी में 4 छोटे बच्चों की देखभाल कर रही थीं। उनका पागलपन उनकी सिचुएशन के लिए एक समझने लायक रिएक्शन था। ये हमें याद दिलाता है कि इन डायग्नोसिस के पीछे असली इंसान और उनकी अपनी कहानियां होती हैं। और यही इस पूरी चर्चा का दिल है कि तकलीफ हमेशा अंदर की कोई बीमारी नहीं होती। कभी-कभी ये एक पागल सी दुनिया के लिए एक वाजिब रिएक्शन होता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें किसी को लेबल करने से पहले उनके हालात को देखने के लिए कहता है। तो हम इस मिथक और असल अनुभव के बीच में तालमेल कैसे बिठाएं? हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। मिथक, अनुभव और सर्वाइवल। लेखक एक नया मॉडल पेश करते हैं जिसे MDI मॉडल कहते हैं। ये मॉडल तकलीफ को समझने के लिए 3 चीजों को जोड़ता है। पहला है मटीरियल, यानी औरतों की जिंदगी के असली हालात, जैसे गरीबी या हिंसा। दूसरा है डिस्कर्सिव, यानी कल्चरल लेबल और कहानियां, जैसे डिप्रेशन या BPD। और तीसरा है इंट्रासाइकिक, यानी उस तकलीफ का अंदरूनी, शारीरिक और इमोशनल अनुभव।
ये मॉडल हमें किसी एक इंसान को दोष देने से रोकता है और पूरी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है, अगर हमारी तकलीफ हमारी दुनिया के हालात का एक रिएक्शन है, तो इलाज की ज़रूरत किसे है, इंसान को या फिर इस दुनिया को ही? इस पर ज़रूर सोचेगा।